प्रोजेक्ट शेड्यूल्स को मैनुअली अपडेट करने का मतलब जो लंबा और थकाऊ काम होता है ना, वो अक्सर एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। मेरा मतलब है कई बार एक छोटी सी गलती किसी एक सेल में गलत नंबर डाल दिया और पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन ही हिल जाती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम यही देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई किस तरह इस मैनुअल परेशानी को खत्म कर रहा है। सही बात है। इस विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य ये जानना है कि एआई अब सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं रहा, एक बज़वर्ड नहीं रहा, बल्कि प्रोजेक्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से आसान और तेज बनाने वाला एक नया साथी बन गया है। हाँ, एक एक्टिव पार्टनर की तरह। एग्जैक्टली। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे पास 3 बहुत ही ठोस स्रोत हैं। पहला है विजन 6D चैनल का एक बेहद प्रैक्टिकल वीडियो। ये MS प्रोजेक्ट और चैट जीपीटी के एक साथ उपयोग को दिखाता है। दूसरा स्रोत माइक क्लेटन का एक गहन विश्लेषणात्मक वीडियो है जो एआई के पिलर्स पर बात करता है। हाँ, वो एआई के 4 मुख्य स्तंभों पर रोशनी डालता है। और तीसरा एक लेख है जो ये बताता है कि MS 365 कोपायलट किस तरह MS प्रोजेक्ट के अंदर ही एक नई क्रांति ला रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये चर्चा उन सभी के लिए बेहद लाभदायक है जो थका देने वाले शेड्यूल से परेशान हैं और बिना डेटा एंट्री के बोझ के अपने प्रोजेक्ट्स को सफलता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुनियाद को समझें तो ये हमेशा से रिसोर्सेज, टास्क्स और समय के बीच एक बेहद नाजुक संतुलन बनाने का काम रहा है। मैं तो इसको एक मुश्किल जगलिंग एक्ट मानती हूँ। सच में। एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में जब मैनुअल तरीके से शेड्यूल बनाए जाते हैं तो वहाँ गलतियों और देरी की संभावना हमेशा बनी रहती है। किसी एक टास्क का गलत एस्टिमेशन या किसी रिसोर्स की अचानक अनुपलब्धता, हाँ, वो पूरे प्रोजेक्ट की नींव हिला सकती है। इसलिए जब हम एआई की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये इस पुरानी और जटिल समस्या का एक सटीक समाधान है। माइक क्लेटन के स्रोत में इस बदलाव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। उन्होंने इसको अलग-अलग हिस्सों में बांटा है, राइट? हाँ, उन्होंने एआई के असर को 4 मुख्य स्तंभों यानी पिलर्स में बांटा है और ये चारों पिलर्स पूरी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दिशा बदल रहे हैं। ये 4 स्तंभ सच में इस पूरे विषय की नींव हैं। उन्होंने सबसे पहले स्तंभ के रूप में लैंग्वेज रिकग्निशन और जनरेशन की बात की है। आमतौर पर हम एआई को टेक्स्ट लिखते हुए या ईमेल्स का जवाब देते हुए देखते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे टेक्निकल फील्ड में इसका क्या असर हो रहा है? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन सबसे जरूरी कड़ी होती है। अक्सर मीटिंग्स में क्या तय हुआ, कौन सा टास्क किसको मिला, इन सब के नोट्स बनाना एक अलग ही बड़ा काम बन जाता है। अरे हाँ, मीटिंग मिनट्स लिखना सबसे बोरिंग काम लगता है। बिल्कुल। तो पहले स्तंभ के मुताबिक एआई अब मीटिंग्स के नोट्स खुद बना सकता है, रियल टाइम में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन कर सकता है। अच्छा। और चैट बॉट्स के जरिए अलग अलग देशों में बैठी इंटरनेशनल टीम्स के बीच कम्युनिकेशन को बेहद आसान बना रहा है। मान लीजिए एक टीम मेंबर जापान में है, दूसरा अमेरिका में, और वो अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा? हाँ, एक इंसानी ट्रांसलेटर के बिना वहाँ हमेशा गलतफहमी का डर रहता है, पर एआई तुरंत उसको समझकर ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट कर रहा है। भाषा की रुकावट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो मीटिंग खत्म होते ही एक्शन आइटम्स की लिस्ट सबके इनबॉक्स में पहले से ही तैयार मिलती है। ये तो सच में कोलैबोरेशन को एक नए धरातल पर ले जाता है। सही कहा। जब कम्युनिकेशन क्लियर हो जाए तो अगला बड़ा चैलेंज आता है डेटा को समझना। और यहां से हम माइक क्लेटन के दूसरे स्तंभ पर आते हैं, जो है पैटर्न रिकग्निशन। एक बड़े प्रोजेक्ट में डेटा का ढेर इतना बड़ा होता है कि हर एक छोटे ट्रेंड या बदलाव को पहचानना एक आम इंसानी दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि एआई सिर्फ मौजूदा डेटा को प्रोसेस नहीं करता, बल्कि इंसानों से बेहतर और सटीक भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन कर सकता है। प्रिडिक्शंस किस तरह की? पैटर्न रिकग्निशन का असल मतलब है पुराने डेटा और पास प्रोजेक्ट्स का गहन विश्लेषण करना। इसके आधार पर एआई रिसोर्स एलोकेशन और रिस्क एनालिसिस में ऐसी भविष्यवाणियां कर सकता है जो पहले सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुभव पर निर्भर होती थीं। मतलब गट फीलिंग की जगह डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। बिल्कुल। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स उन छोटी छोटी आहटों को पहचान लेते हैं जो शायद किसी बहुत अनुभवी मैनेजर की नज़र से भी बच जाए,
जैसे कि अगर पिछले 3 प्रोजेक्ट्स में किसी एक वेंडर ने हमेशा 2 दिन की देरी की है, तो एआई पहले से ही जानता है कि ये वेंडर लेट करेगा। हाँ, एआई नए शेड्यूल में पहले से ही वो बफर टाइम जोड़ देगा। ये छोटी पर गहन बातें प्रोजेक्ट शेड्यूल्स और बजट्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं। ये बहुत स्मार्ट है। अगर एआई ने रिस्क और हिडन पैटर्न्स पहचान लिए, तो उसके बाद उनको ठीक करने का लंबा मैथमेटिकल प्रोसेस शुरू होता है, जो हमें तीसरे स्तंभ की तरफ ले जाता है, ऑप्टिमाइजेशन। हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हजारों संभावनाएं होती हैं। कौन सा प्रोजेक्ट पहले शुरू करना है, किस प्रोजेक्ट में कितने लोग लगाने हैं, बजट का सबसे बेहतर उपयोग कैसे करना है। वहीं सबसे बड़ी मैथ प्रॉब्लम होती है। हाँ, एक इंसानी दिमाग के लिए उन सभी मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस को परखना नामुमकिन है। उसमें लगने वाला समय भी बहुत ज्यादा होता है। सही पकड़ा। जब हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो इंसान अक्सर कुछ गिने चुने ऑप्शंस को ही देख पाता है, पर एआई हजारों संभावनाओं को एक ही वक्त पर परख कर सबसे बेहतर शेड्यूल और पोर्टफोलियो चुनने में मदद करता है। मतलब बेस्ट पॉसिबल पाथ निकाल कर दे देता है। हाँ, पोर्टफोलियो क्रिएशन और रिसोर्स एलोकेशन आने वाले समय में एआई के 2 सबसे बड़े उपयोग होने वाले हैं। कोई मैनेजर सिर्फ कुछ क्राइटेरिया और कंस्ट्रेंट सेट कर दे, जैसे बजट की लिमिट और डेडलाइन, और एआई उस विशाल डेटा स्पेस में सर्च करके सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन निकाल कर दे देगा। इससे तो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले ही सुलझ जाएंगे। बिल्कुल वही होता है। और इन सब के बाद आता है चौथा स्तंभ, जो शायद डेली बेसिस पर सबसे ज्यादा राहत देने वाला है। वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन सबकी पसंदीदा चीज। रोजमर्रा के वो तकलीफदेह टास्क्स, डेटा एंट्री करना, टीम मेंबर्स को रिसोर्सेज असाइन करना या लंबी लंबी स्टेटस रिपोर्ट्स बनाना। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का आधा समय तो इन्हीं चीजों में चला जाता है। सच में ऑटोमेशन से एआई इन सब को खुद ब खुद तैयार कर सकता है। इसका एक सबसे मजेदार पहलू ये है कि फ्राइडे शाम की वो लंबी और थकाऊ स्टेटस अपडेट मीटिंग्स शायद अब इतिहास बन जाएं, क्योंकि एआई सिस्टम खुद ही डेटा कंपाइल करके सबको भेज देगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल असर है। एक तरह से देखिए तो छोटे प्रोजेक्ट्स पर एआई लगभग एक प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करने लगता है। ये चारों स्तंभ, लैंग्वेज, पैटर्न, ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेशन, एक दूसरे से अलग नहीं है। वो एक साथ काम करते हैं। हाँ, ये मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ फाइल्स, ईमेल्स और स्प्रेडशीट्स का खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक हाईली इंटेलिजेंट प्रोसेस बन जाता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने इन 4 स्तंभों की थ्योरी तो समझ ली, पर इनका आपस में तालमेल रियल वर्ल्ड में कैसा दिखता है? यहाँ हमारे पहले स्रोत विजन 6D चैनल के वीडियो का हवाला देना जरूरी है। हाँ, वो वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल था। उस स्रोत में एआई का एक बेहद शानदार प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। उस वीडियो में एक नए सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन की बात की गई है। एक ऐसी टीम जो मार्केटिंग और सेल्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए सिस्टम बना रही है। अगर किसी को बिना एआई के ऐसी प्लानिंग करनी पड़े तो पहले रिक्वायरमेंट्स इकट्ठा होंगी, फिर उन्हें तोड़कर टास्क्स बनाए जाएंगे और घंटों बैठकर एमएस प्रोजेक्ट में मैनुअल एंट्री होगी, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। पर उस वीडियो में जो तरीका दिखाया गया वो बिल्कुल अलग था। मुझे उस प्रोसेस के टेक्निकल स्टेप्स को थोड़ा विस्तार से समझाना होगा। आप बताइए उसमें शुरुआत कहाँ से हुई? उस प्रोसेस की हर एक डिटेल पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि वो बताता है कि आज की तारीख में तकनीक ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। उस वीडियो में सबसे पहला कदम एमएस प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एमएस वर्ड था। एमएस वर्ड शेड्यूल बनाने के लिए? हाँ, टीम ने एमएस वर्ड में वॉइस टू टेक्स्ट तकनीक का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन बोलकर रिकॉर्ड किया। मतलब किसी ने कीबोर्ड पर लंबे पैराग्राफ्स टाइप भी नहीं किए। वाह। उन्होंने बोलकर क्लियरली बताया कि प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है, सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन से क्या फायदा होगा और कैसे मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट इसमें शामिल होंगे। ये पहला स्तंभ यानी लैंग्वेज जनरेशन का एक प्रैक्टिकल उदाहरण था, जहां बोलचाल की भाषा को टेक्स्ट में बदला गया। लेकिन क्या इस सिंपल टेक्स्ट को सीधे किसी सॉफ्टवेयर में डाला जा सकता है? आमतौर पर एमएस प्रोजेक्ट को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए होता है, जैसे टास्क नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट और फिनिश डेट। सिर्फ एक पैराग्राफ बोल देने से शेड्यूल कैसे बन सकता है? यहां मुझे थोड़ा संदेह होता है कि क्या प्रोसेस सच में इतना आसान है। यहीं पर उस प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। उन्होंने उस एमएस वर्ड के टेक्स्ट को कॉपी करके सीधे एमएस प्रोजेक्ट में नहीं डाला, बल्कि पहले उसे चैट जीपीटी में डाला। अच्छा। और चैट जीपीटी से सीधे शेड्यूल नहीं मांगा गया,
पहले प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी को वो डिस्क्रिप्शन दिया गया और पूछा गया कि क्या उसने प्रोजेक्ट को सही से समझ लिया है। जब चैट जीपीटी ने अपनी समझ की पुष्टि की, तब दूसरे प्रॉम्प्ट में उसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेंटर का रोल दिया गया। एक मिनट, मैं इस पर रोककर पूछना चाहूंगा, क्या चैट जीपीटी को एक मेंटर का रोल देना सच में जरूरी था? क्या हम सीधे या नहीं कह सकते थे कि इस टेक्स्ट का शेड्यूल बना दो? ये संदेह बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि मेरे ख्याल से कई लोग सीधे टेबल मांगते हैं और फिर एआई उन्हें अजीब सी फॉर्मेटिंग दे देता है जो किसी काम की नहीं होती। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। अगर सीधे टेबल मांगी जाए तो चैट जीपीटी शायद एक जेनेरिक टू डू लिस्ट पकड़ा देगा जिसका एमएस प्रोजेक्ट के लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होगा। मेंटर का रोल देने से एआई का पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है। समझ गया। एआई ये समझ जाता है कि अब उसे बेस्ट प्रैक्टिसेस, डिपेंडेंसीज और प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है। उस रोल को सेट करने के बाद ही तीसरे प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी से कहा गया कि इस पूरे प्रोजेक्ट का एक टेबल फॉर्मेट में शेड्यूल बनाए जिसमें एमएस प्रोजेक्ट के नियम और कंस्ट्रेंट्स शामिल हों। उस टेबल में टास्क नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और रिसोर्सेज के कॉलम्स थे। तो रोल सेट करने की वजह से चैट जीपीटी ने बिना किसी फॉर्मेटिंग एरर के एक परफेक्ट एमएस प्रोजेक्ट रेडी टेबल जनरेट कर दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस टेबल को चैट जीपीटी से उठाकर एमएस प्रोजेक्ट तक लाने का क्या सफर था? वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टेप है। आ गया था, चैट जीपीटी ने जो टेबल दी उसे पहले वहां से कॉपी करके एमएस एक्सेल में पेस्ट किया गया। एक्सेल उस टैबुलर डेटा को अच्छी तरह से स्टोर कर लेता है। ओके, एक्सेल एज अ ब्रिज। हाँ, उस फाइल को सेव करने के बाद एमएस प्रोजेक्ट खोला गया और उस एक्सेल फाइल को इंपोर्ट किया गया। अब यहाँ एक टेक्निकल पहलू आता है जिसे मैपिंग विज़र्ड कहते हैं। मैपिंग विज़र्ड ये क्या करता है? मैपिंग विज़र्ड एक ऐसा टूल है जो एक्सेल के डेटा कॉलम्स को एमएस प्रोजेक्ट के कॉलम से मिलाता है या मैप करता है। जैसे एक्सेल की फाइल में जो टास्क नेम था उसे एमएस प्रोजेक्ट के नेम कॉलम से जोड़ा गया, एक्सेल के ड्यूरेशन को प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन से जोड़ा गया और यही प्रोसेस बाकी कॉलम्स के लिए भी किया गया। और इस मैपिंग के बाद जब प्रोसेस फिनिश किया गया तो नतीजा सच में हैरान करने वाला था। पूरा का पूरा गैंट चार्ट, यानी एक ऐसी विजुअल टाइमलाइन जहां सारे टास्क और उनका समय एक ग्राफ के रूप में दिखता है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली एमएस प्रोजेक्ट में बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल सही। सारी डेट्स सही जगह पर, सारी ड्यूरेशंस मैप्ड और रिसोर्सेज भी असाइन हो गए। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं तो एआई एक ऐसे सुपर फास्ट इंटर्न की तरह है जो बैकग्राउंड में घंटों का थका देने वाला डेटा फॉर्मेटिंग का काम कुछ सेकंड्स में कर देता है और एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंट आपके सामने रख देता है। जो काम ट्रेडिशनली एक पूरा दिन ले सकता था वो कुछ मिनट्स में पूरा हो गया। नई बात है। इस प्रैक्टिकल उदाहरण ने माइक क्लेटन के चारों स्तंभों को सच कर दिखाया। वॉइस टू टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लैंग्वेज जनरेशन थे। चैट जीपीटी द्वारा डेटा को समझकर लॉजिकल ऑर्डर में लगाना पैटर्न रिकग्निशन और ऑप्टिमाइजेशन था, और फिर एक्सेल के जरिए उस डेटा को एमएस प्रोजेक्ट में मैप करना एक शानदार ऑटोमेशन था। लेकिन इस प्रोसेस में भी कई अलग अलग टूल्स जैसे वर्ड, चैट जीपीटी, एक्सेल और एमएस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। ये एक मैनुअल वर्कअराउंड जैसा लगता है, हालांकि ये बहुत तेज है। तो इन सब का मतलब क्या है? हम चैट जीपीटी जैसे बाहरी टूल्स का इस्तेमाल करके डेटा को इधर उधर मूव कर रहे हैं। क्या प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हमेशा कॉपी पेस्ट और मैपिंग विजिट पर निर्भर रहना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारा तीसरा स्रोत जो MS365 को पायलट पर आधारित लेख है, इस पूरी कहानी को एक नए ही धरातल पर ले जाता है। इस लेख को पढ़कर समझ आता है कि अब बाहरी टूल्स या एक्सेल के जरिए इंपोर्ट करने का लंबा प्रोसेस जरूरी नहीं रहा। MS365 को पायलट के रूप में एआई अब एमएस प्रोजेक्ट के अंदर ही शामिल हो गया है, एक नेटिव इंटीग्रेशन यानी सॉफ्टवेयर का अपना एक अभिन्न हिस्सा। उस लेख में इस नेटिव इंटीग्रेशन पर गहराई से चर्चा की गई है। अब एआई कोई अलग से इस्तेमाल होने वाला टूल या चैटबॉट नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर का ही अपना दिमाग बन चुका है, एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह। हाँ, MS365 को-पायलट एक चतुर वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करता है जो प्रोजेक्ट के अंदर बैठकर सब कुछ देख रहा है। लेख में सबसे बड़ा जिक्र इंटेलिजेंस शेड्यूलिंग का है। ये कैसे काम करता है? पूरे शेड्यूल की डेट्स, डिपेंडेंसीज और डेडलाइंस को मैनुअली ठीक करना एक बड़ा दर्द होता है, लेकिन को-पायलट रियल टाइम में नया शेड्यूल सजेस्ट करता है। वहां वो खुद हिसाब लगा लेता है कि इस देरी का असर आगे के किस किस टास्क पर पड़ेगा और कौन सा दूसरा टीम मेंबर फ्री है। ये डायनामिक अडेप्टेशन सच में एक क्रांति है। उस लेख में एक और चीज पर बहुत जोर दिया गया है जो शायद हर मैनेजर का सपना है, रिस्क प्रिडिक्शन। हमें पहले पैटर्न रिकग्निशन की बात की थी,
पर को-पायलट इसको रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करता है, उस लेख में सप्लाई चेन का एक बहुत ही खास उदाहरण दिया गया था। अगर हिस्टोरिकल डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो को-पायलट आगे आने वाली समस्याओं को रोकने में कैसे मददगार साबित होता है। रिस्क प्रिडिक्शन के मामले में एआई की क्षमता सच में लाजवाब है। लेख में बताया गया है कि को-पायलट लगातार बैकग्राउंड में डेटा स्कैन करता रहता है। जो सप्लाई चेन का उदाहरण था, उसमें मान लीजिए कि एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ठीक है। को-पायलट तुरंत कंपनी के पुराने सालों के डेटा को देखता है और पहचान लेता है कि पिछले साल इसी मौसम में इसी तरह के एक प्रोजेक्ट में हार्डवेयर मटेरियल्स की सप्लाई चेन में भारी देरी हुई थी। ओह, मौसम का असर भी समझ लेता है। हाँ, पैटर्न्स देखकर। तो को-पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही मैनेजर को एक अलर्ट या चेतावनी दे देगा कि इस नए प्रोजेक्ट में भी वैसा ही रिस्क बन रहा है। इस फोरसाइट की वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर आगे आने वाली समस्या के लिए पहले से ही कंटिंजेंसी प्लान यानी एक विकल्प या प्लान भी तैयार कर सकता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक ऐसी टाइम मशीन हो जो आगे आने वाले खतरों के बारे में पहले ही आगाह कर दें। सही कहा। सिर्फ एक अलर्ट नहीं, वो शायद ये भी बता देगा कि सप्लाई डिले होने पर कौन से टास्क्स को आगे पीछे किया जा सकता है। और सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं, डेली रिपोर्टिंग का जो बोझ होता है उसको भी नेटिव एआई ने बेहद आसान कर दिया है। ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग का जादू। बिल्कुल। ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग के जरिए रियल टाइम इनसाइट्स, केपीआईज यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और रिसोर्स यूटिलाइजेशन की इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट्स एआई खुद जनरेट कर लेता है। वो रिपोर्ट्स बनाने में मैनेजर्स को जो कई घंटे लगते थे, डेटा इकट्ठा करना, पावर पॉइंट बनाना, ग्राफ सेट करना, अब वो बस एक क्लिक की दूरी पर है। इससे डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया कितनी तेज और सटीक हो जाती है। डेटा रियल टाइम होता है तो फैसले भी तुरंत और सही लिए जा सकते हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिसिप्लिन का एक नया विकास है। लेकिन यहाँ इन सभी स्रोतों का निचोड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संतुलित बात की तरफ इशारा करता है। वो क्या है? एआई एक बेहद शक्तिशाली और स्मार्ट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है। वो ये सारे रेपिटेटिव टास्क्स, कॉम्प्लेक्स डेटा गैदरिंग, रिस्क फ्लैगिंग और शेड्यूल अपडेटिंग बहुत आसानी से करेगा। लेकिन एआई एक सहायक है, इंसानों का विकल्प या रिप्लेसमेंट नहीं। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। हाँ, फैसले लेने की क्षमता, स्टेक होल्डर्स को मनाना और अचानक आने वाली अनजान कॉम्प्लेक्स परेशानियों का हल निकालने के लिए इंसानी समझ यानी ह्यूमन जजमेंट हमेशा सबसे जरूरी कड़ी रहेगी। एआई टीम का नेतृत्व या लीड नहीं कर सकता, वो क्लाइंट की नाराजगी नहीं समझ सकता, वो टीम का एक हिस्सा बनकर उन्हें डेटा देगा ताकि प्रोजेक्ट सफल हो सके। ये एक बहुत ही राहत देने वाला दृष्टिकोण है किसी भी सीखने वाले के लिए या उस व्यक्ति के लिए जो इन नए एआई टूल से थोड़ा डरता है। ये जाना बहुत जरूरी है। अक्सर ये चर्चा होती है कि एआई आने से प्रोजेक्ट मैनेजर्स की नौकरी चली जाएगी, लेकिन असल में डेटा एंट्री और रिपोर्ट्स फॉर्मेट करने का बोझ खत्म होने की वजह से लोग अब आपसी संपर्क, टीम बिल्डिंग और स्ट्रैटेजी पर ज्यादा समय बिता पाएंगे। जो काम सच में एक लीडर को करने चाहिए, जैसे लोगों को मोटिवेट करना, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना, उन पीपल फोकस्ड एस्पेक्ट्स पर अब पूरा ध्यान दिया जा सकेगा। एक बोरिंग एडमिन का काम का बोझ एआई उठा लेगा और इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल बड़ी स्ट्रैटेजी और नए आइडियाज को आगे बढ़ाने में करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैलकुलेटर के आने से मैथ खत्म नहीं हुई, बल्कि कैलकुलेशन तेज हो गई और ध्यान कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर चला गया। क्या शानदार एग्जाम्पल है। इन तीनों स्रोतों ने मिलकर इस विषय की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनाई है। विजन 60 का उदाहरण दिखाता है कि आज हम मौजूदा बाहरी एआई टूल्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके कितना आसानी से मैनुअल काम कम कर सकते हैं। माइक क्लेटन का विश्लेषण इस पूरे बदलाव के पीछे के 4 स्तंभों को समझाता है ताकि हम इसके लॉजिक को रूट लेवल पर जान सकें। और एमएस को-पायलट का लेख हमें उस नेटिव भविष्य की झलक दिखाता है जहां ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर ही नेचुरली रियल टाइम में हो रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसका सीधा असर कम खर्च, ज्यादा उत्पादकता और हायर सक्सेस रेट्स के रूप में दिखाई देगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो ये साफ है कि एआई ने प्रोजेक्ट प्लानिंग की स्पीड को ऐसी रफ्तार दी है जिसका पहले सिर्फ सपना ही देखा जा सकता था। पास डेटा और मशीन लर्निंग की मदद से आने वाले रिस्क्स को पहले से पहचानने की क्षमता ने
अंधेरे में तीर चलाने वाली स्थिति को पूरी तरह खत्म कर दिया है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग ने फैसले लेने की प्रक्रिया को लगातार और रियल टाइम बना दिया है। अब ध्यान इस बात पर नहीं जाएगा कि शेड्यूल का कॉलम कैसे ठीक हो, बल्कि इस बात पर होगा कि प्रोजेक्ट के असल बिजनेस गोल को बेहतर तरीके से कैसे हासिल किया जाए। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। जब आने वाले समय में एआई हर एक टेक्निकल स्केड्यूल को बिल्कुल परफेक्ट बना देगा और हजारों पुराने डेटा पॉइंट्स के आधार पर हर रिस्क को आगे आने से पहले ही रोक लेगा या उसकी सटीक चेतावनी दे देगा, तो क्या भविष्य में प्रोजेक्ट मैनेजर्स का मुख्य काम सिर्फ इंसानी जज्बातों, आपसी टकराव, क्लाइंट के मूड स्विंग्स और ऐसी अस्पष्ट चीजों को संभालना रह जाएगा जिसे कोई भी एल्गोरिथम या मशीन कभी इनकोड नहीं कर सकती? ये गहरी बात है। ये एक ऐसी दिशा है जिस पर आगे चलकर गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जब तकनीक और कैलकुलेशन फ्लॉलेस हो जाएंगी तब शायद एम्पैथी और इंसानियत ही एक प्रोफेशनल की सबसे बड़ी और सबसे महंगी स्किल बन जाएगी।